आज का जो टॉपिक है वो है इस दौर का मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, ब्रेस्ट कैंसर। वैसे मैं कैंसर के ऊपर एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ, बट यहाँ बात कर रहे हैं हम ब्रेस्ट कैंसर की या फिर ब्रेस्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो आजकल तो ये बहुत हॉट टॉपिक है। आपने आसपास और ख़ानदान में आपको 2-3 कैंसर के पेशेंट आज के दौर में दिख ही जाएंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर तो आजकल औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और कई बार डॉक्टर्स इसके इलाज के लिए पूरा ब्रेस्ट ही निकाल देते हैं और कई बार ब्रेस्ट निकालने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता। 1-2 साल बाद मरीज़ मर जाता है और कई बार कैंसर फिर से वापस भी आ जाता है। तो मेरे ख़्याल से तो कैंसर के लिए जो इलाज दिया जाता है वो कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है और कई बार ये इलाज भी मौत की वजह बन जाता है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है इस इलाज के दौरान। और ऊपर से कैंसर तो है ही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है बॉडी। और ब्रेस्ट निकालने के बाद औरत की जो मेंटल कंडीशन होती है वो भी एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रेस्ट जो होता है वो औरत की लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका ब्रेस्ट बच पाता है तो ये बहुत अच्छा है। और जो तरीक़ा मैं आपको बताऊंगी, अगर आप समझ पाती हैं और जैसे मैंने बताया है उसी तरह की चीज़ों से अपना इलाज करते हैं, तो बहुत इम्कान है कि आपका ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट इन्फेक्शन बिना किसी सर्जरी के घर बैठे ही ठीक हो जाए। तो ब्रेस्ट कैंसर होने की कई वजह हो सकती हैं। कैंसर होने की एक बड़ी वजह होती है हाई इंसुलिन। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाई इंसुलिन के अलावा हो सकता है आपके ब्रेस्ट में मिल्क इकट्ठा हो गया हो। आपका जब बेबी डिलीवर हुआ तब आपने उसको अपना दूध नहीं पिलाया और जो फार्मूला मिल्क था वो दिया। आपका जो ब्रेस्ट में मिल्क बनता ही है जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद। तो कई बार वो मिल्क जो होता है, दूध ब्रेस्ट में जम जाता है और फिर बाद में वो जो होता है पस बन जाता है, वहाँ पर फड़न हो जाती है, पस बन जाता है। और कई बार ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, ये रुका हुआ दूध जो होता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनती है, क्योंकि आपने दूध नहीं पिलाया बच्चे को और वो दूध वहीं पर सूख गया। बाद में वो जो है शुगर उसको मिलेगी, शुगर के कांटेक्ट में आके वहाँ पे फड़न होगी, इन्फेक्शन होगा, पस बनेगा और इस तरह से वो जो है सेल जो है कैंसर सेल में बदल जाएगा वो। तो ये वजह भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, दूध इकट्ठा रह जाना, सूख जाना और बाद में वो जो है दूध वो फड़ जाना, फड़ के उसकी गांठ भी बन सकती है, पस भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। या फिर बॉडी में आप शुगर ज़्यादा इनटेक कर रहे हो तो फिर आपके ब्रेस्ट में जो है वो हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, घाव। और वो घाव जो है फड़कर पस बन गया है, उस घाव में फड़न हो गई, फड़न के बाद पस बना उसमें। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बहुत ज़्यादा आप शुगर इनटेक करते हो तो ये प्रॉब्लम आती है। और कैंसर के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो होती है वो इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव होती है, क्योंकि कैंसर जिस भी एरिया में डिटेक्ट होता है वहाँ पर घाव होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर। और कई बार जो ब्रेस्ट में गांठ बन जाती है वो आयोडीन की कमी से भी बनती है। आयोडीन की कमी से सिस्ट बनने के बहुत चांसेस रहते हैं आपके ब्रेस्ट में और आपके यूट्रस में। इस जगह पे सिस्ट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं आपको कई जगह पे बॉडी पे, ये भी आयोडीन की कमी से होते हैं। तो आयोडीन की कमी जो होती है उसकी वजह से भी गांठ बनने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है आपके। तो कैंसर होने की कोई भी वजह हो सकती है। तो वजह कोई भी हो
या फिर कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, इलाज एक ही तरह से करना है। तो पहले बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। तो कैंसर के कुछ सिम्टम्स इस तरह से होते हैं: बगल या ब्रेस्ट में कोई गांठ या गोश्त का एक जगह इकट्ठा हो जाना, ब्रेस्ट के साइज या शेप में कोई बदलाव होना, ब्रेस्ट की स्किन के कलर में बदलाव होना, निप्पल के शेप या साइज उसके कलर में बदलाव होना, निप्पल का साइज जो होता है, शेप और उसके कलर में बदलाव होना, जैसे अचानक से निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना, निप्पल से किसी तरह का पस या पानी का डिस्चार्ज होना। कभी कभी ब्रेस्ट में दर्द भी होता है। वैसे ज़्यादातर केसेस में ब्रेस्ट में कोई दर्द नहीं होता, ये पेनलेस होता है। और सबसे बड़ा जो साइन होता है वो होता है कोई भी सिम्टम नहीं आना। अचानक से आपको कैंसर के ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है, बस अचानक से आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ और पहले से आपको उससे पहले कोई भी विजिबल सिम्टम नहीं होता है, एकदम से कैंसर डिटेक्ट हुआ और ये 1-2 साल में ही मरीज जो है वो परलोकवासी हो जाता है और उसकी फैमिली इलाज करा के गरीब भी हो जाती है। ऐसा ज़्यादातर केसेस में होता है। यहाँ मैं कैंसर की एक अर्ली साइन के बारे में आपको बता देती हूँ जो कई बार देखने में आता है, और वो है कैंसर के पेशेंट्स में अक्सर जो है शुगर लेवल जो है उनका बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो अगर आपका शुगर लेवल अक्सर 30 से कम हो जाता है तो समझिए कि आप जो हो कैंसर की तरफ भाग रहे हो, क्योंकि कैंसर का सेल शुगर खाता है। तो कई बार अर्ली स्टेज के कैंसर के मरीजों में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन पाई जाती है। अक्सर ब्लड शुगर उनका 30 से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कैंसर सेल एक्टिव है जो कि शुगर खा रहा है। तो ये एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा कई बार एकदम से वजन कम होना और बहुत ज़्यादा बाल झड़ना भी एक सिम्टम हो सकता है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कैंसर क्यों होता है, और अगर हो गया है तो उसमें आपको क्या क्या विजिबल सिम्टम्स दिख सकते हैं। और अब बात करते हैं इलाज की। तो आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर है या फिर बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना है। तो कैंसर आप किस तरह से घर बैठे ठीक कर सकती हैं, इसके लिए एक मैंने तफसीली वीडियो बनाई है। और उस वीडियो का जो टाइटल है वो है एक बड़ी बीमारी। तो आप इस नाम से सर्च करोगे एक बड़ी बीमारी तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। उस पर मैंने जो थंबनेल बनाया है और टाइटल में भी कैंसर का नाम इंक्लूड नहीं किया है, इस वजह से क्योंकि फिर वो जो है यूट्यूब के एल्गोरिदम में आ जाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूट्यूब जो है उसको डिलीट कर दे, उसको अपलोड होने ही ना दे। क्योंकि मैं पहले ऐसा एक बार कर चुकी हूँ तो वो वीडियो मेरी जो थी वो अपलोड नहीं हो पाई और मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक भी आ गई कि ये आप मिसगाइड कर रहे हो, आप ये वीडियो इस तरह से अपलोड नहीं कर सकते हो इस टॉपिक पे। तो मैंने इस तरह से चालाकी से दूसरे नाम से, मतलब इस तरह से ये वीडियो का टाइटल दिया है एक बड़ी बीमारी। तो वो आप जब उस वीडियो को सुनोगे तो उसमें पूरा जो है कैंसर के बारे में ही डिस्कशन किया हुआ है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और उस वीडियो में जैसे मैंने डाइट करने को बताया है उस तरह से आप वही सब करें, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि 1 से 2 साल के पीरियड में आप इस बीमारी से निजात पा लें। इलाज किस तरह से करना है उसकी सारी तफसील उस वीडियो में दी हुई है, तो वो ज़रूर देखना है। यहाँ मैं उस वीडियो की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हाईलाइट कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कीटो डाइट करनी है जिससे आपका इंसुलिन लेवल जो है वो कम हो, आपकी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी कम हो। जब शुगर या ग्लूकोज आपकी बॉडी में नहीं होगा तो कैंसर के सेल को उसका खाना नहीं मिलेगा।
और वो सेल कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि शुगर या ग्लूकोज खा के ही कैंसर का सेल अपने आप को बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ होती है। दूसरा काम जो आपको करना है वो है सुबह नहार मुँह कोई 50 से 100 ml पानी में एक या दो चुटकी आप पिंक सॉल्ट वो जो पाकिस्तानी नमक होता है वही लेना है। तो वो आपको घोल के रात में रख देना है आपको, और वो पानी रात में आप उस एक या दो चुटकी बस इतना ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। पानी में नमक ये घोल के रख देना है और सुबह निहार मुँह इसको आपको पी लेना है, और बहुत ज़्यादा पानी में ले लेना है, बस 50 से 100 ml, 50 से 100 ml तक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है कि पानी आपका कड़वा हो जाए और आपको उल्टी आने लगे, बस एक दो चुटकी, क्योंकि रोज़ करना है। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती जितनी रेगुलरिटी होती है, तो हमें ये काम रोज़ ही करना है। तो फिर नमक बहुत थोड़ा सा लेना है, जो बहुत हल्का सा नमकीला पानी हो जाएगा जो आप आराम से पी पाओगे। इतना नहीं होना चाहिए कि आपसे पी नहीं मिल रहा है आप उल्टी कर दो उसको, तो वो फिर आपको नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं देगा बहुत ज़्यादा अगर आप लोगे तो। इसके अलावा खुबानी या एप्रिकॉट के बीज के छिलके की चाय दिन में 2 बार लेनी है। ये काम आपको ज़रूर करना है, जिससे कि आपके अंदर रेडिएशन का असर कम हो और कैंसर का सेल कमज़ोर होकर मर जाए। खुबानी या एप्रिकॉट के छिलके की चाय वही काम करती है जो कि कीमोथेरेपी करती है, यानी कैंसर के सेल को कमज़ोर करके मार देती है। तीसरा काम आपको करना है फास्टिंग, तो ये भी ज़रूर करनी है, जिससे कि बॉडी क्लीन हो और कैंसर का सेल भी कमज़ोर पड़ जाए। फास्टिंग किस तरह से करनी है, इसके लिए फास्टिंग फॉर वेट लॉस वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। चौथा काम है कि ख़ास तौर से अगर आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट या बच्चेदानी, या आपको फाइब्रॉयड या पिकॉर्ड, किसी भी वजह से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब कि जो बॉडी के पार्ट्स बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन पार्ट्स का अगर कैंसर है, उन पार्ट्स में कोई गांठ है या सिस्ट डिटेक्ट होती है, तो एक तो आपको आयोडीन अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पर लेनी है। इसके लिए आयोडीन आप किस तरह से आप अपनी डाइट में ले सकते हो, इसके लिए आप आयोडीन वाली वीडियो ज़रूर देखें। वैसे थोड़े सी कैल्प आयोडीन का बेस्ट सोर्स होती है, सी कैल्प का आप ले लो, वो आपके लिए बेस्ट सोर्स होती है। आयोडीन आप किस तरह से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, उसके लिए आप आयोडीन वाला वीडियो देखो। इसके अलावा पंपकिन सीड किसी भी तरह की ब्लॉकेज को हटाने और डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो एक मुट्ठी भुने हुए पंपकिन सीड वेट में कोई 50 ग्राम होना चाहिए, और वरना एक मुट्ठी आप समझ लीजिए, आप के मुट्ठी में जितने भी आ जाएं, और वेट में अगर देखें तो कोई 50 ग्राम के लगभग। तो ये पंपकिन सीड आपको महीने में एक बार लेने हैं, 4 दिन तक, महीने में एक बार 4 दिन तक लेने हैं लगातार, सुबह शाम 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम में नाश्ते के टाइम। और इन बीजों को आप भून लोगे नमक में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और कई बार ये जो सीड्स होते हैं ये कच्चा आप खा लो तो आपको नुकसान करते हैं, गैस कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोगों को सूट नहीं करते हैं, तो बेहतर होगा, और खाने में भी अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो बेहतर यही होगा कि उसके नुकसान को ख़त्म करने के लिए उसको भून लिया जाए। तो आप थोड़े से नमक में भून के रख लीजिए, मुट्ठी से नाप के रख लीजिए, और 4 दिन के एक साथ, और वो टेस्टी भी हो जाएंगे, सुबह शाम वो आप खाइए। अच्छा, अगर रिप्रोडक्टिव एरिया में आपके गांठ हो गई है, जैसे कि पिकॉर्ड वगैरह हो गया है आपके, तो फिर जो है ये जो है आपको ये सीड, आपका जो मंथली साइकिल जो होता है, मतलब जब आपका पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, उससे उस डेट से 4 दिन पहले की डेट काउंट कर लीजिए आप।
कुछ आपका पीरियड कितने भी डेज का हो, 28 डेज का होता है या फिर आपका 25 डेज का होता है या 35 डेज का होता है, जब भी आने वाला हो उससे 4 दिन पहले आपको ये इस तरह से ये सीड्स लेने हैं। अगर आपको रिप्रोडक्टिव एरिया में जैसे पिकॉस, पिकॉर्ड, फेब्रॉइड है अगर आपको, और अगर ब्रेस्ट में आपके है तो आप महीने में किसी भी दिन एक जो है कोई भी डे सेलेक्ट कर लीजिए, महीने की कोई भी तारीख, और 4 दिन महीने में आपको लेना है। तो ये आपको महीने में बस एक बार 4 दिन तक के लिए लेना है, रोज रोज नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बीच में आपका फास्टिंग के डेज आ जाते हैं, फिर वो आप फास्टिंग के डेज हटा दीजिए, क्योंकि वो आपको फिर डिस्टर्ब होगा उसमें, क्योंकि फास्टिंग में अपने आप ही बॉडी एक हाई लेवल के डिटॉक्स पे होती है। तो जब आपका फास्टिंग का ख़त्म हो जाए तब आप ये पम्पकिन सीड वाला फार्मूला कीजिए, ठीक है। और ये फार्मूला आप कर लोगे तो आपको डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप मैनेज कर लीजिए, मैंने बता दिया आपको किस तरह से करना है। तो ये पम्पकिन सीड वाला जो 4 दिन का फॉर्मूला है, ये आपको मतलब हर महीने करना है 4 दिन, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते हो। और ये जो है ये फार्मूला आपका जो डिटॉक्स है, जो भी आपके सिस्ट वगैरह हो गई है वो उसको डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा आपकी डाइट में रोज़ाना कोई 100 से 150 ग्राम तक रेड मीट जैसे कि गाय भैंस का हो तो बेस्ट है, वरना फिर मटन या लैम्ब भी ले सकते हो आप। तो 100 से 150 ग्राम तक करीब आपके खाने में रेड मीट किसी भी तरह का होना चाहिए। कबाब खा सकती हैं आप, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना लगभग होना चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, घाव है, उसे ख़त्म करने में ये रेड मीट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक फैट यानी कि चर्बी और एक ये रेड मीट, ये आपके अंदर जो घाव हो गया है, ज़ख़म है आपकी बॉडी के अंदर, उनको भरने में और उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, तो यहाँ तक तो बात हो गई ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इसके अलावा कई बार लेडीज़ को ब्रेस्ट में इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे पफ की गांठ बन जाती है। तो कई बार डॉक्टर इसे एंटीबायोटिक देकर या छोटी सी सर्जरी करके निकाल देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं आप, अगर ब्रेस्ट में पस पड़ गया है तो डॉक्टर इसे 5 या 10 दिन की एंटीबायोटिक का कोर्स कर सकते हैं आप, या फिर छोटी सी सर्जरी भी करवा सकते हैं अगर इस तरह से निकलवाना चाहते हैं। वरना अगर सर्जरी ना भी कराना चाहें तो जहाँ दर्द हो रहा है उस पार्ट को दिन में 2-3 बार आप उसकी सिकाई करें। ज़्यादातर कई बार तो वो सिकाई से ही ख़त्म हो जाता है। छोटी मोटी अगर गांठ या पस होता है वो घुल जाता है और सही हो जाता है। और मगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है अंदर, तो फिर वो जो है वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, सिकाई से भी जल्दी से ठीक नहीं होता है, और एंटीबायोटिक लेने के बाद भी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है वो। तो अगर सिकाई कर ली है आपने और एंटीबायोटिक भी ले लिए, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर 2-4 दिन में तो फिर आप ऐसा करें कि फिर वो जो है उसमें पस पड़ा हुआ है, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि कभी कभी तो डॉक्टर जो होता है सर्जरी कर देता है, जो निकाल देता है। तो सर्जरी आप करा सकते हैं चाहें, वैसे मैं सर्जरी के ख़िलाफ़ ही रहती हूँ, तो मैं आपको अगर चाहें तो आप करा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मैं आपको नेचुरल तरीक़ा भी बता देती हूँ किस तरह से ठीक कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से अगर वो 2-4 दिन में ठीक नहीं हो पा रहा है आपका, जहाँ ब्रेस्ट में कहीं पर आपको लग रहा है दुख रहा है बहुत ज़्यादा और सिकाई करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसकी सिकाई जो है जारी रखें उसकी की। और सबसे बेस्ट होता है कि आप इंफ्रारेड लैंप ले लें, उससे सिकाई करें आप। इंफ्रारेड लैंप जो होता है सिकाई के लिए बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है।
और अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपने इस्त्री जो होती है ना, प्रेस करते हैं जिससे आयरन, उसको गर्म करके उस पे कपड़ा रख के जितना बर्दाश्त हो सके और कोई 10-15 मिनट उस जगह की सिकाई कीजिए जहाँ पर दर्द हो रहा है। तो कई बार ये जो है ऐसे ही ठीक हो जाता है, वरना सिकाई से क्या होगा ना, अगर ठीक नहीं हो पा रहा है वो सिकाई से, तो भी सिकाई क्या करेगी, उसका मुंह बन जाएगा, उसका वो जो पस पड़ा हुआ है निकल नहीं पा रहा है तो उसका मुंह बन जाएगा, और मुंह बन के पस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो इस तरह से पस अगर बाहर निकल जाएगा तो फिर भी आपकी जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिनों में, ऐसा हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी कैसी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर पस निकलना स्टार्ट हो गया है तो फिर फिक्र मत करिए, उसकी ड्रेसिंग करते रहिए और वो आपका ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। और अगर पस निकलना स्टार्ट हो गया है, फिर आप जो है सर्जरी वर्जरी के चक्कर में मत पड़िए, फिर वो हो सकता है और ज़्यादा आपका कुछ ख़राब हो जाए मामला, फिर उसको निकलने दीजिए जितना भी निकलता है, कई बार बहुत बहुत टाइम भी तक भी निकलता रहता है, तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी है, और ये ऑयल जो होता है सीड ऑयल ये नहीं खाना है, ये खाओगे तो आपके अंदर जो है घाव इन्फ्लेमेशन जो है बढ़ता जाएगा और वो इन्फेक्शन जो है बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस बात जल्दी ठीक करना चाह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, खाने में शुगर ना हो आपके, और शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और उसके अलावा ये सीड ऑयल जो होते हैं ये आपके खाने में ना हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पस बनने की एक बहुत बड़ी वजह होती हैं। तो इस तरह की ब्रेस्ट में पस की गांठ आजकल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा हो रही है। आज से कोई 28-30 साल पहले आप ये जो था रेयरली ही ये चीज़ें सुनाई पड़ती थी, मगर आजकल जो है लाइफ स्टाइल की वजह से ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट टिश्यू, क्योंकि ग्लैंड होते हैं, तो ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, गांठ हो या कैंसर हो, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फैट और आयोडीन की कमी है। फैट का मतलब चर्बी, तेल नहीं, ठीक है। तो अपना खाना चर्बी में बने हुए घी में बनाएं, चर्बी के बने हुए घी में बनाएं। इसके अलावा आयोडीन के लिए बेस्ट होता है सी कैल्प। सी कैल्प किस तरह से लेना है, इसके लिए आयोडीन वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ग्लैंड्स के सही से काम करने के लिए आयोडीन और फैट बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ग्लैंड्स अच्छी तरह से सही मकदार में हार्मोन्स रिलीज़ कर सके। तो आपकी डाइट में आयोडीन और फैट अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। तो इस तरह से अगर आप ऊपर बताई हुई बातों पे अमल करोगे तो ब्रेस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। और ब्रेस्ट कैंसर का जो रिवायती इलाज है, जिसमें ब्रेस्ट को काट दिया जाता है, तो आपका ब्रेस्ट भी बच जाएगा, क्योंकि ब्रेस्ट कट जाने से लेडीज़ के लिए बहुत दुखदाई होता है। औरत की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा पार्ट उसका ब्रेस्ट होता है, और अगर ब्रेस्ट ही कट जाए तो लेडीज़ की मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा, यहाँ जाते जाते मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले और आप मेरी बात पर भरोसा कर पाओ। मेरे ब्रेस्ट में भी इन्फेक्शन हो गया था, अब वो क्या था मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे शक है कि शायद वो ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने कोई टेस्ट तो नहीं कराया, मगर मुझे शक है इस बात का कि वो ब्रेस्ट कैंसर था। तो हुआ ये कि मुझे अचानक से निप्पल के आसपास के एरिया में जलन महसूस हुई। 2-4 दिन तो मैंने इग्नोर किया, फिर ज़्यादा बढ़ने पर मैंने इंफ्रारेड लैंप से सिकाई शुरू की कि दिन में 2 बार। उससे क्या हुआ कि कोई 1-2 हफ्ते उसके बाद भी, मतलब सिकाई करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, जलन उसकी जो थी वो बढ़ती ही गई,
और करीब 1.5-2 हफ्ते के बाद ब्रेस्ट में एक निप्पल की साइड से एक निप्पल से मतलब थोड़ा सा हट के एक उसका मुंह बन गया और उसमें से पस डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, पस निकलना शुरू हो गया। निप्पल से डायरेक्ट पस नहीं निकल रहा था, लेकिन निप्पल के पास के एरिया में मुंह बन गया था, पास निप्पल के थोड़ी दूर पर ही, और वहां से पस निकलना स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा था कि 2-4 दिन पस निकलकर ये ठीक हो जाएगा, मगर वो पस कोई 3-4 महीने तक निकला और इसके साथ साथ ब्रेस्ट बहुत सख्त भी हो गया था। तो मैं क्योंकि जानती थी कि डॉक्टर के चक्कर में अगर पड़ूंगी तो अगर ये कैंसर है तो डॉक्टर तो अपनी तरह से ही इलाज करेंगे और ब्रेस्ट काट भी सकते हैं, और यहाँ यूके में आप इतनी आसानी से डॉक्टर से पीछा छुड़ा भी नहीं सकते हैं। एक बार उसके चंगुल में फंस जाओ तो पीछे पड़ जाते हैं और ज़बरदस्ती इलाज करते हैं। उन्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होता है कि इन दवाओं का आपकी बॉडी पर क्या असर हो रहा है, उन्हें बस अपने प्रोटोकॉल पे चलना होता है। तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ी और ना ही मैंने कोई टेस्ट कराया, मैंने बस अपना इलाज खुद किया और आज कोई 1-1.5 साल बाद मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ। हालांकि कमज़ोरी अभी भी है मुझे, काफ़ी वीकनेस, लेकिन फिर भी मैं बहुत ठीक हूँ अब, बिल्कुल। ब्रेस्ट भी मेरा लगभग ठीक हो चुका है पूरी तरह से। तो शुरुआत में तो 3-4 महीने तो खैर मैं बेड पर ही रही, क्योंकि तकलीफ़ की वजह से उठा बैठा नहीं जाता था। ब्रेस्ट में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि खड़ा भी नहीं हो मिलता था। तो 3-4 महीने करीब मुझे हो गया लेटे लेटे ही, सीधे लेटे लेटे बेड पर। तो 3-4 महीने मैं बेड पर ही रही हूँ। फिर कोई 4 महीने के बाद पस जो था वो निकलना थी धीरे धीरे बंद हुआ। इस बीच यही लगा रहता था, कभी कम कभी ज़्यादा, मगर लगातार निकलता ही रहता था। तो कोई 4 महीने निकलने के बाद बस फिर वो निकलना रुक गया और वो जो था उसका मुंह जो था बंद होना स्टार्ट हो गया। तो मुंह भी इस बीच में, मुंह भी उसके कोई 3-4 जगह मुंह बन गए थे मेरे ब्रेस्ट पे, अलग अलग जगह पे। तो वहाँ सब जगह से पस निकलता था। तो इस दौरान मैंने घर पर ही मैं ड्रेसिंग करती थी सुबह शाम। तो मैं तो असल में ब्रेस्ट पे आप कोई पट्टी वट्टी तो बांध नहीं सकते हो, तो फिर सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो लगा, अब आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कपड़ा वपड़ा लगा के, लेकिन मुझे जो बेस्ट क्योंकि टेप जो होता है उसको छुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मेरे जो था वो ब्रेस्ट पे अलग अलग जगह पे मुंह बने हुए थे पस के। तो मुझे बेस्ट तरीका ये लगा कि मैं उसको हल्के गर्म पानी से साफ करके उसको, तो जहाँ जहाँ से पस निकलता था उस जगह को गर्म पानी से साफ करके, और फिर वहाँ पर टिश्यू पे मैं वो लगा लेती थी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप लगा सकते हो, वरना कोकोनट ऑयल भी ज़ख़म को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़ख़म पे लगाने के लिए कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। तो ये ज़ख़म को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं दोनों ही तेल। और वरना आप अगर चाहो तो कोई एंटीसेप्टिक अच्छी सी क्रीम भी ले सकते हो, उसे टिश्यू पे रखो आप और उसको लगा लो। जहाँ पर भी आपके इन्फेक्शन है वहाँ पर उस टिश्यू को लगा लो। पहले टिश्यू को, पूरा टिश्यू पे एक लेयर बना दो उसकी, ऑयल या फिर क्रीम की, और फिर उसको जहाँ पर इन्फेक्शन है, पस जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि वो जगह खुली हुई होती है, तो वो वहाँ पे आप लगा दो। और वो टिश्यू जो होता है, क्योंकि उस पे ऑयल या फिर वो लगी होती है क्रीम, तो वो इजीली उससे चिपक जाता है और मतलब उस पे स्टिक हो जाता है। और फिर आप ऊपर से एक ढीली ब्रा पहन लो तो वो वहाँ पर फिट रहता है। तो उसको क्या होता है, निकालना बहुत आसान होता है टिश्यू को। जब भी आपको ड्रेसिंग के लिए, दूसरी ड्रेसिंग के लिए निकालना हो, उसको गर्म पानी से आपने गीला करा और वो बहुत इजीली निकल जाता है। अच्छा, कॉटन वगैरह अगर लगाओ तो उसका चिपकने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो आप चाहो तो कॉटन से भी कर सकते हो, मगर मुझे जो है ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा कि टिश्यू पे क्रीम या फिर ऑयल लगा के लगा लिया उसको,
और फिर जब उसको छुटाना हुआ तो गर्म पानी से उसको पहले गीला करा और वो बहुत इजीली छूट जाता है, तकलीफ़ इतनी नहीं होती है। तो मैंने कोई 4-5 महीने इसी तरह से ड्रेसिंग की, बल्कि 4 महीने तो मैं बता रही हूँ पस ही निकलता रहा। उसके बाद भी उस ज़ख़म को भरने में भी कोई 4-5 महीने लग गए, मतलब पस निकलने के बाद कोई 4 महीने उस ज़ख़म को भरने में लग गया। वो ऐसा नहीं हुआ कि पस निकलने के बाद फ़ौरन से भर गया, उसको भरने में भी मतलब उसमें जो एक खुरंट जिसे हम बोलते हैं, मुझे नहीं पता दूसरा कुछ उसे बोलते हो, तो जब ज़ख़म जैसे कि फोड़ा वोड़ा बन जाता है, जब वो सूखता है तो ऊपर जो एक पपड़ी सी बनती है उसको हम लोग खुरंट बोलते थे। तो वो जो पपड़ी जमने में भी कोई 4 महीने लग गए थे, 3-4 महीने। तो वो जो होता है बहुत धीरे धीरे ठीक होता है, तो आप परेशान नहीं हो जब तक वो आपका ड्राई नहीं हो जाता है, जब तक वो ऊपर से जो ज़ख़म सूखने की पपड़ी होती है वो नहीं बन जाती है, तब तक आप उस पर टिश्यू या फिर अपना जो भी कॉटन से ड्रेसिंग करते हो वो करते रहो। तो ये आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कोई आपको आराम से पूरा जो है प्रोसेस होने में ठीक सूखने तक का जो टाइम होगा, मतलब ज़ख़म बनने से लेके सूखने तक के पीरियड में आपको 7-8 महीने लग सकते हैं। तो इस बीच हो सकता है आपको लगातार ड्रेसिंग उसकी करनी पड़े। तो आप उसकी ड्रेसिंग करते रहो, वो धीरे धीरे खुद ही जब अंदर से उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होने लगेगा, जैसे जैसे वो खुद ही सूखता रहेगा, उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने खाने पे ध्यान देना है, बाकी वो बॉडी अपना काम धीरे धीरे खुद ही करती रहेगी अपने हिसाब से। और मेरा जो ब्रेस्ट का इन्फेक्टेड एरिया था ना, जहाँ से पस निकल रहा था, और नीचे का पूरा निप्पल से नीचे का आसपास का एरिया एकदम ब्लैक पड़ गया था, काला बिल्कुल ही। तो वो जो था वो ठीक होने में कोई 1 साल, 1-1.25 साल, उसका कलर जो है वो वापस जैसा नॉर्मल कलर होता है स्किन का, वो होने में कोई 1.25 साल तक मुझे लग गया पूरी तरह से ठीक होने में। तो लगभग अब 1.5 साल होने को आया है और आज मैं बिल्कुल ही अपनी प्रॉब्लम से इस तरह लगभग बाहर आ चुकी हूँ पूरी। अभी भी किसी टाइम जलन होती है निप्पल में या, लेकिन वो ठीक हो जाती है फिर खुद ही। तो ये मैंने बताया आपको, देखो कोई भी बीमारी आपको हो, ABC कुछ भी हो, छोटी या बड़ी, पूरी तरह से उसे ठीक होने में कोई 5 से लेके 8 साल का टाइम लगता है। ठीक है, शुरू शुरू में बहुत जल्दी जल्दी ठीक होती है वो, जब 50% तक कोई भी बीमारी आपकी ठीक हो जाती है, तो बाकी जो 50% है वो बहुत धीरे धीरे ठीक होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और वो ठीक हो जाता है पूरी तरह से, मगर टाइम लगता है। कोई भी बीमारी ऐसे छूमंतर की तरह ठीक नहीं होती है। और कैंसर का जो वापस आने की वजह होती है वो भी यही होती है कि जब कैंसर आप नॉर्मली इलाज लोग कराते हैं, कीमो ले रहे हैं या जो भी ट्रेडिशनली इलाज दिए जाते हैं कैंसर के, फिर अगर कई बार बहुत से केसेस में तो वो जो होते हैं उनको कोई भी मतलब सफलता नहीं मिलती है, फेल ही हो जाते हैं। डेथ रेशियो भी बहुत बड़ा है इसमें, कैंसर में डेथ हो जाती है ज़्यादातर केसेस में। थोड़े बहुत लोग जो होते हैं सरवाइव कर पाते हैं कीमो वगैरह के ज़ोर पे। तो वो भी कई कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जो होता है कह देता है आपका कैंसर ठीक हो गया है, और उसके कुछ महीनों बाद ही कैंसर वापस आ जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि कैंसर का सेल जो है वो वक्ती तौर पे कमज़ोर तो हो गया है, मगर वो है, पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसको जैसे ही थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अब ये डॉक्टर जो होते हैं आमतौर पे, जो डॉक्टर हैं जहाँ से आप इलाज कराते हो, वो खाने में आपको कोई भी परहेज़ नहीं बताएंगे। वो कहेंगे सब कुछ खाओ, गेहूँ भी खाओ और ऑयल भी खाओ, सब कुछ खाओ, आप कुछ भी परहेज़ नहीं, बस दवा करते रहो। तो आप जहर तो खाते रह रहे हो ना, शुगर आप दे रहे हो, तो फिर ऊपर से सीड ऑयल आप खा रहे हो, तो आपके अंदर जो है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन जो है वो तो बना हुआ है ना, वो दवाओं के ज़ोर पे बस उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन थोड़े टाइम मिलती है, वो बहुत
और कई बार तो बहुत बुरी तरह से वापस आता है कि स्टेज 4 में चला जाता है और थोड़े टाइम बाद ही मरीज जो है मर जाता है। तो कैंसर जो है ये भी एक बीमारी है, तो इसको भी ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बल्कि हर एक बीमारी, कुछ भी हो, नॉर्मल आप अगर मोटापे के लिए भी प्रोसेस कर रहे हो तो वो भी आपको 5 से 8 साल लग जाते हैं पूरी तरह से ठीक होने में। तो जादू कहीं पर भी नहीं होता है और जादू होना भी नहीं चाहिए और जादू होता भी नहीं है बीमारियों में। बीमारी जिस तरह से बनने में कई साल लग जाते हैं उसी तरह से ठीक होने में भी, बल्कि बनने में तो करीब 15-20 साल, कभी कभी तो 30 साल 40 साल भी लगते हैं एक बीमारी जब पूरी तरह से बन के बाहर आती है। मगर ठीक होने में उसे इतना टाइम नहीं लगता है। फिर भी कम से कम भी 5 से 8 साल लग जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। मैंने आपको 1.5-2 साल बताए हैं, वो इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको विजिबली जो सिम्टम है वो इतने टाइम में आपके 1.5-2 साल में ख़त्म हो जाएंगे कैंसर के। आप बहुत आराम से रहोगे, मतलब अपना सब काम करोगे, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी होगी और आप लगभग यही समझोगे मैं आप जो हूँ बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो है, अगर आप फिर से शुगर खाना शुरू कर दोगे और फीड ऑयल लेना शुरू कर दोगे तो हो सकता है वो फिर बैक हो जाए। ठीक है, तो आपको 5 से 8 साल, बल्कि ये खाना तो आपको इस तरह से हमेशा ही खाना चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो पूरी तरह कैंसर से मैंने आपको पीछे बताया है कि कोई 1.5-2 साल में आप बाहर आ जाओगे और उसके, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में जो है, बिल्कुल ही आपको फिट होने में कोई 5 से लेके 8 साल तक लग जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपके कौन से पार्ट, बॉडी पार्ट में। कुछ बॉडी पार्ट जो होते हैं वो 5 साल में लगभग रीग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं, और कुछ बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो 8 साल का पीरियड ले लेते हैं। 8 से 10 साल भी लग सकते हैं, वरना मिनिमम 8 साल का भी कुछ एक बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो पीरियड ले लेते हैं। जैसे कि किडनी हो गई, आपका ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, तो इसमें कभी कभी 8 साल भी लग जाते हैं पूरी तरह से ठीक होने में। तो आपको टेंशन कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा काम आपकी बॉडी खुद ही करेगी। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बता दूं कि शुरू शुरू में मतलब मुझे तकलीफ़ क्योंकि बहुत ज़्यादा थी और घर वाले भी डर गए थे, तो घर वालों के कहने पे लोगों के, तो मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा हो रहा था कि डॉक्टर को दिखाओ, ये है वो है तो मैंने क्या किया, मैंने पैरासीटामोल खुद ही खा ली। मैं इससे ज़्यादा पे जाती भी नहीं हूँ, बहुत हाई वाली वो जो होती हैं एंटीबायोटिक्स। मैंने 8-10 दिन कोई पैरासीटामोल 2 टाइम खा के देखी, लेकिन मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ उससे। तो मैं ही समझ गई थी कि अगर छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन होता, वैसे ये दवाएं मेरे हिसाब से मुझे लगता है काम करती भी नहीं है, और अगर छोटा मोटा कुछ होता इन्फेक्शन तो वो ठीक हो जाता। फिर मैंने यही सोचा कि मुझे खुद ही इसको ठीक करना है, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने सब कुछ वही किया जो मैंने पीछे बताया है आपको, और कीटो डाइट तो मेरी पहले से ही चल ही रही थी। और खुबानी के बीज के छिलके की चाय कोई मैंने 1-1.5 साल मुझे हो गया है पीते हुए, मैं लगातार पी रही हूँ उसकी चाय अभी भी, और अभी कोई मेरा है कि 1 साल लगभग मैं और पीऊँगी उस चाय को। जिससे कि अगर ये चीज़ कैंसर थी, जो कि मुझे शक है कि थी, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होता तो वो बहुत जल्दी 1-2 महीने में ठीक हो जाता। इतनी लंबी चली है यानी कि कोई गड़बड़ थी, प्रॉब्लम थी कोई। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो फिर ये जड़ से ख़त्म हो जाए, इसके लिए मैं खुबानी के बीज के छिलके की चाय जो है कोई 2, ढाई या 3 साल तक पीऊँगी लगभग। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से अगर थोड़ी सी समझदारी से आप काम लोगे और हिम्मत रखोगे तो कैसे इस बड़ी प्रॉब्लम से बहुत आसानी के साथ बाहर आ जाओगे, और आपका कोई पैसा भी इतना खर्च नहीं होगा। आराम से मज़े से खाओ पियो, और गोश्त की डाइट तो जो होती है बहुत मज़ेदार होती है, अपने मज़े के खाने खाओ और आराम से आप अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो जल्दी।
तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, इससे किसी का भला हो सकता है, तो बिल्कुल अगर कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आपको आसपास नज़र आता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर किसी को इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। और कैंसर को किस तरह से ठीक करना है वो मैंने बताया है, आप वीडियो ज़रूर देखें। एक बड़ी बीमारी जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें पूरा मैंने प्रोसेस बताया है किस तरह से आप कैंसर से बाहर आ सकते हो, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें।